बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 379 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने तेज़ी से पलट कर उसकी तरफ देखा। वो हवास बाख्ता सी हैंड अप खड़ी थी। इस हवास बाख्तिगी का सबब वो शख्स था जिसे मैंने किक मारकर डॉक्टर मूंग के कदमों में गिराया था। उसके बाएं हाथ में मुझे ऑटोमेटिक गन नजर आई। उसने मज़कूरा गन राकील पर तान रखी थी। यह खासी तशवीशनाक सूरत हाल थी। उस शख्स ने चलने में पहले अपनी गन को लाठी के अंदाज में मेरी खोपड़ी पर आजमाने की कोशिश की थी और मैंने उसकी दाईं कलाई का जुलूस निकाल दिया था। हड्डी टूटते ही गन उसके हाथ से छूट गई और वो फजा में परवाज करते उधर जा पहुंचा था। अब उसके हाथ में जो गन नजर आ रही थी वो यकीनन उस हमलावर की थी जो हांगचू वगैरह के रहमो करम पर था। मैंने जिस लम्हे डॉक्टर मूंग की परवाज मुलाहिजा की, उस मजरूब शख्स ने मज़कूरा गन को काबू में लाकर राकील को निशाने पर रख लिया। गन बरदार की पुश्त मेरी जानिब थी और वो मुझसे महज 12 फुट की दूरी पर था। मुझसे तबादले कराने वाला उसका हाथ किसी तरह की मानद कलाई पर लटका हुआ था। वो इस वक्त तकलीफ की जिस शिद्दत से गुजर रहा था वो मैं जानता था या फिर वो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हालत में वो फायरिंग करके राकील को कोई नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसका ऐसा कोई इरादा होता तो ट्रैगर दबाने में एक लम्हे की ताखीर ना करता। जिंदगी के मामलात में लम्हाती ताखीर मौत की प्यांबर साबित होती है। मैंने चश्मे ज़दन में हिसाब जोड़ा और ललकारने वाले अंदाज में गन बरदार से मुखातिब हुआ। तुम इस वक्त मेरे निशाने पर हो, गन फेंक दो वरना छिलनी कर दूंगा। उसने गन तो नहीं फेंकी, अलबत्ता बड़ी सूरत और बेयकीनी से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मेरे लिए ये लम्हाती मोहलत काफ़ी थी। उसका ध्यान जैसे ही राकील पर से हटा, मैंने लॉन्ग डाइव लगाते हुए तेज़ी से फ्रंट रोल किया। ये एक मेकानगी अमल था। रद्दमल के तौर पर गन बरदार पूरी तरह मेरी जानिब मुड़ा और गन मुझ पर सीधी करने की कोशिश की। एक हाथ से किसी वजनी ऑटोमेटिक गन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता और वो शख्स बुरी तरह मजरूब भी था। जैसे उसका गन बदस लरजता हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ा, उस वक्त तक मैं रूलिंग मुकम्मल करके उसे 1 फुट के फासले पर पहुंच चुका था। मैं तेजी से उठकर खड़ा हुआ, फिर एक कदम अंदर आते हुए उसके गन वाले हाथ को लेफ्ट आउट बला किया। गन के साथ उसके वजूद को भी एक झटका लगा। उसी लम्हे उसके पेट में एक जोरदार घुटना मारा। वजीबा होते किसी जानवर की तरह टकराया और लड़खड़ाते कदमों से पीछे की समत किया। मैंने एक लंबा स्टेप लेकर उसके सीने में साइड किक रसीद कर दी। वो रिवर्स गियर में उछला और पुश्त के बल चूबी सतून से जा टकराया। जहां थोड़ी देर पहले डॉक्टर मूंग खड़ा बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहा था, गन उसके हाथ से निकलकर राकील के नजदीक जा गिरी। मैंने आगे बढ़कर गन को उठाया और उसके अकाउंट को चेक किया। दूसरी गन की तरह वो भी अपने बैलेंस से महरूम हो चुकी थी। मेरे सीने से एक इत्मीनान बख्श गहरी सांस खारिज हुई और मैंने गन को राकील की जानिब बढ़ा दिया। राकील ने फौरन गन थाम दी। उसी लम्हे मुझे अपने पहलू में हरकत महसूस हुई। मैं बरकर रफ्तारी से पलटा और उसके साथ ही फजा में हाथ भी घुमा दिया। मेरा हाथ उस शख्स के थोबड़े पर पड़ा जो चलने में पहले 24 सतून से टकराकर जमीन बोस हुआ था। मुझे उसकी हिम्मत की दाद देना पड़ी कि मुझसे बुरी तरह पिटने के बाद भी उसने हौसला नहीं आ रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे उसकी हालत पर रहम भी आया कि वो बुरी तरह लहू लुहान हो रहा था। 24 सतून से टकराव ने उसके चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को खोल दिया था और वहां से खून जारी हो गया था। उसकी सूरत खासी खौफनाक हो गई थी। वो हमला करने से बाज न आया तो मुझे भी जवाबन हाथ पाँव को जहमत देना पड़ी। अब उसके दोनों हाथ खाली थे और वो बाजू फैलाकर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए कोशां था। मैंने टाइगर स्टांस बनाया और दावत देने वाले अंदाज में उसकी आंखों में देखने लगा। मेरे इस देखने ने उसके जख्मों पर नमक पाशी का काम किया। वो आपे से बाहर निकल आया और किसी बरहम दरिंदे के मानिंद चिंगाड़ते हुए मुझ पर झपटा। मेरे पैरों में सिरकते हुए बड़ी सफाई से व्हील किक चला दी। उसके मुंह से एक दर्दनाक आवाज खारिज हुई। मेरे पाँव की एड़ी उसकी ठोड़ी पर लगी और दूसरे हील में उसके दाने से खून उबलने लगा। गालिब इम्कान यही था कि उसकी जबान दांतों तले दबकर बुरी तरह कुचल गई थी। उसने हाथ की पूंछ से अपने होंठ साफ किए और एक मरतबा फिर मुझे दबोचने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसके साथ अटकेलियां शुरू कर दी। उसके आगे बढ़े हुए हाथों पर मैंने एक नीची राउंड हाउस किक जमा दी। वो थोड़ा डगमगाया, फिर हुराते हुए मेरी जानिब मुड़ा। मैं झुकाई देकर दूसरी समत निकल गया। वो मेरी जानिब पलटा तो मैंने हवा में बुलंद होते हुए उसके मुंह पर साइड फ्लाइंग किक चढ़ दी। वो लड़खड़ाया। मैंने जमीन पर आती उसके सोलर पर पंच मार दिया। वो 2 फुट उछला और पुश्त के बल अपने उस साथी पर जा गिरा जो मेरी फ्रंट पुश किक सीने पर खाकर अंटा गफील हो गया था। कहते हैं सोबत में बड़ा असर होता है। मुझसे पिटने वाला अपने साथी की सोबत में पहुंचते ही बेहिस्सो हरकत हो गया। मैंने आगे बढ़कर उसका जायजा लिया। मैं उसके अंदर जिंदगी को तलाश करने में नाकाम रहा। उसके नीचे दबे हुए शख्स की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। इंसान के सीने में डायाफ्राम से थोड़ा ऊपर सोलर, एक ऐसा मुकाम पर जिस पर ठोकर लगते ही सबसे पहले दिल बेवफाई करता है। उन दोनों ने मुझसे एक ही मुकाम पर चोटें खाई थी, लिहाजा वो हालत मुश्तरक में बेसुध पड़े थे, जिंदगी से दूर, बहुत दूर। मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई और खांगचू वगैरह की तरफ बढ़ गया। वो लोग अपने शिकार को बुरी तरह मार कूट कर रस्सी में जकड़ चुके थे। लांच के हालात काबू में आ गए तो मुझे डॉक्टर मूंग रिफोशे की फिक्र हुई। उसी लम्हे राकील मेरे करीब आ गई। उसे मेरे बाजू से लगते हुए कहा,
इधर तो सब कुछ ठीक हो गया है, पता नहीं उधर डॉक्टर मोंग का क्या हाल है। वहां तो मुझे खामोशी नजर आ रही है। राकील की बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वाकई हमलावरों वाली लॉन्च की तरफ कामल सन्नाटे का राज था। इस सूरत को देखकर मैं भी तशवीश में मुब्तला हो गया। डॉक्टर मोंग शदीद फायरिंग के जवाब में इस लॉन्च से उस लॉन्च तक पहुंचा था। मैंने उस लॉन्च में फायरिंग करने वाले की झलक देखी थी, लेकिन अब वहां कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दूसरी लॉन्च की तरफ जाने के बारे में सोच ही रहा था कि हांगचू मेरे पास आ गया। उसने अपने हाथों में ऑटोमेटिक गन उठा रखी थी, जो मेरी फ्रंट पुश किक खाकर इन्ना लिल्ला होने वाले हमलावर के हाथ से गिर गई थी। इस गन में चंद राउंड अभी बाकी थे। उसने गंभीर अंदाज में कहा, हमें दूसरी लॉन्च पर जाकर वहां की सूरत हाल के बारे में जानना चाहिए। तुम्हारा साथी काफी देर से खामोश है। वो मुझसे मैंडरिन जबान में बात कर रहा था। पेश आने वाले वाकयात ने उसे हिरासा या परेशान नहीं किया था। वो खासे मजबूत आसाब का मालिक और मेहमान नवाज चीनी था। उसके जज्बे और जुरात ने मुझे खासा मुतासर किया था। मैंने दुश्मन लॉन्च की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी लॉन्च को जरा उसके करीब कर दो। मुझे अपने साथी की तरह उड़ना नहीं आता। मैं उधर जाकर देखता हूँ कि हालात क्या हैं। इस मार्के के दौरान में दोनों लॉन्चों में अच्छी खासी दूरी पैदा हो गई थी। हालांकि जब 3 मुसल्लह हमलावर हमारी लॉन्च पर कूदे थे तो ये फासला इतना ज्यादा नहीं था। हांगचू इंजन रूम की जानिब बढ़ते हुए बोला, तुम मेरे दोनों मुलाजमीन को भी साथ ले जाओ, मैं इधर लॉन्च को लाता हूँ। हांगचू की बात खत्म हुई ही थी कि मुझे डॉक्टर मोंग की झलक नजर आई। वो उस लॉन्च से इस लॉन्च की तरफ परवाज करते हुए आ रहा था। अगले लम्हे उसकी फ्लाइट ने लैंडिंग कर ली। मैंने उसकी ज़बानी सुना था कि उसे फ्लाइट फाइटिंग में महारत हासिल थी। उसकी अर्दी या फजाई फाइटिंग देखने का तो अभी मुझे मौका नहीं मिला था, मगर उसकी फ्लाइट को मैंने मुलाहिजा कर लिया था। मैंने लॉन्च में पहुंचते ही वहाँ के हालात का एक नज़र में जायजा लिया, फिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, दोनों तरफ अमनो अमान कायम हो गया है। उसका तबसरा हमारी तसल्ली के लिए काफी नहीं था। मैंने पूछा, यहाँ के हालात का तो तुमने जायजा लिया, उधर की सुनाओ। उस लॉन्च पर सिर्फ 2 अफराद थे, डॉक्टर मोंग ने बताया। एक वो जिसकी फायरिंग ने मुझे उधर जाने पर मजबूर कर दिया, और दूसरा इस लॉन्च का कैप्टन। बहरहाल वो एक लम्हे को रुका, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अब वो दोनों मुर्दा हालत में वहां पड़े हैं। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? मेरी पूरी तरह तशफी नहीं हुई थी। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मैं उनसे एक का इंटरव्यू लेने के लिए थोड़ी देर वहां रुक गया था। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात में मुझे बताया कि वो लोग हमारी तलाश ही में इधर आए थे। उनका ताल्लुक ज़ूरू नारा आइलैंड के एक ऐसे गिरोह से है जो हाई जैकर्स का हिमायती है। हमने चूंकि हाई जैकर का मंसूबा नाकाम बना दिया है, इसलिए वो हमें नापने की फिक्र में थे। हाई जैकर्स के हमायती मेजबान गुरु ने अपने जराए इस्तेमाल करके हमारे बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली और हमारी खुफिया निगरानी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ होगा तुम बखूबी अंदाजा लगा सकते हो। बात खत्म करते उसने मखसूस अंदाज में कंधे उचका दिए। मैंने अपने हिस्से में आए हुए मुखालफिन से निमटते हुए उनके बारे में जो अंदाजा कायम किया था, डॉक्टर मोंग ने गोया उसकी तस्दीक कर दी थी। मैंने कहा, इस खुफिया निगरानी का आगाज होटल एयरपोर्ट से हुआ होगा। जब तुम आला सुबह होटल से निकलकर हांगचू से मिलने आए थे, फिर हम तीनों इस तरफ आए तो यकीनन ताकुब में सिलसिले में कोई वक्फा नहीं आया होगा। जब हम हांगचू की लॉन्च में बैठकर खुले समंदर में पहुंच गए तो हाई जैकर्स का हिमायती गिरोह हमें छापने आन पहुंचा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। ये गुफ्तगू हम चारों यानी हांगचू और हम तीनों के दरमियान हो रही थी। हांगचू ने अपने दोनों मुलाजमीन को जेरे हिरासत हमलावरों के साथी की निगरानी पर मामूर कर दिया था। वो हमसे इतने फासले पर थे कि हमारी आवाज़ उनकी समात तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। वैसे हम एहतियातन खासे धीमे अंदाज में बात कर रहे थे। मुलाजम आखिर मुलाजम ही होता है, उसे मुलाजमत तक ही महदूद रहना चाहिए। इस सूरत ने हांगचू को कदरे तशवीश में मुबतला कर दिया। वो हमें वक्ती पनाह देकर बैठे बिठाए एक मुसीबत में फंस गया था। तब उसने हमसे कोई शिकवा शिकायत करने की बजाय डॉक्टर मोंग से इस्तफसार किया, तुमने जिस बंदे से पूछगछ की है, क्या उसने अपने गिरोह के बारे में कुछ बताया है? वो शी मोंगा का नाम ले रहा था, डॉक्टर ने जवाब दिया। हांगचू गहरी तशवीश में घिर गया और जेरे लब बड़बड़ाया, शी मांगा, क्या तुम उस शख्स को जानते हो? मैंने जल्दी से पूछा। उसके चेहरे के तेजी से बदलते हुए तासरात ने मुझे गंभीरता में डाल दिया। वो मेरे सवाल के जवाब में बोला, शी मांगा किंग तुहारा अजूला चाहरम का रिश्तेदार है। ओह, मैं एक फिक्रमंद सांस खारिज करके रह गया। कमान का एक बंदा हाई जैकर्स की पुश्त पनाही कर रहा है। क्या शाही खानदान भी साजिश में मुलव्वस है? वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर हांगचू ने हमें तफसीलन बताया। दरअसल शी मोंगा किंग के मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक रखता है। एक तरह से फितना परवर टोला है जिसका हेड अजूला चाहरम का भतीजा है। किंग जूला औलादे नरीना से महरूम है। उसकी सिर्फ एक बेटी है। रसना नामी ये लड़की किंग जूला की तवज्जो का मरकज है। वो रसना को ज़ूरू नारा आइलैंड की मलका बनाना चाहता है और उसकी शादी अपने एक मोतमिद खास से करने का ख्वाहिशमंद है। ये बात शी मूंगा को कतन पसंद नहीं। शी मूंगा उससे शादी करके जूनारा आइलैंड का तख्त संभालने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन किंग जूला इस साजिशी शख्स से शदीद नफरत करता है। वो शी के मज़मूम मज़ाइम से बाखूबी आगाह है। बहरहाल शी मूंगा इस किस्म की शैतानी सरगर्मियों में मसरूफ है।
वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर खौफ ज़दा लहजे में बोला, ये जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। शायद मैं शी मोंगा की दुश्मनी का मुकाबला ना कर सकूं। उसकी फिक्रमंदी बजा थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली अमेज लहजे में कहा, इस तरफ से बेफिक्र हो जाओ। हांगचू, तुम ये समझो कि तुमने हम तीनों को अपनी लांच में बिठाया ही नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? वो उलझन ज़दा नजर से मुझे देखते हुए बोला, वक्त पीछे को नहीं बहता। शी मोंगा और उसके आदमी ये जानते हैं कि तुम तीनों मेरी लांच में सवार होकर खुले समंदर में आए थे। इस हकीकत को कैसे बदला जा सकता है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इंसान अगर अकल को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करे तो वक्त भी उल्टा बह सकता है और हकीकत को भी बदला जा सकता है। मैं जरा देर को मुतवक्किफ हुआ। हांगचू के अलावा डॉक्टर मूंग और राकील भी पूरे इन हमाक से मुझे सुन रहे थे। मैंने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, दूसरी लांच में हम तक पहुंचने वाले शी मोंगा के आदमियों में से 4 अजली खामोश हो चुके हैं। वो किसी को इस वाक़े और हमारे बारे में कुछ बताने के काबिल बिल्कुल नहीं रहे। और जो शख्स रस्सी की जकड़ बंदियों में कैद है उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हारे मुलाजिम ये नहीं जानते कि शी मोंगा के आदमियों ने हम पर हमला किया था। अगर तुम उन्हें किसी तरह समझा बुझा सको तो फिर तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। डॉक्टर मूंग ने मेरी प्लानिंग में हिस्सा लेते हुए कहा, हमलावरों के जिंदा बच जाने वाले बंदे को हम अपने साथ ले जाएंगे। उसके बारे में फैसला किया जाएगा बाद में। और इस लांच में पड़ी हुई दीगर 2 अफराद की लाशों को उसमें पहुंचा देता हूँ। 2 लाशें वहां पहले ही पड़ी हैं। तुम लांच को एक लंबा बेजवी चक्कर देकर दूसरे रुख पर ले जाओ और इस जाविये से जजीरे में दाखिल होना जैसे तुम इसमें आए ही ना थे। जब दुश्मनों की लांच में 4 आदमियों की लाशें मिलेंगी और उनका 5वां साथी गायब मिलेगा तो शी मोंगा ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो 5वां आदमी अपने साथियों को मौत के घाट उतारकर कहीं रोपोश हो गया है। शी मोंगा उस शख्स को तलाश करता फिरेगा और हमारी तरफ से उसकी तवज्जो खर्च जाएगी। हांगचू ने 2-3 मरतबा नफी में गर्दन हिलाई, फिर परेशान अंदाज में बोला, तवज्जो कैसे हट जाएगी? लांच वालों के साथी वहां जजीरे में उनका इंतजार कर रहे होंगे। जब वो वापस नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब हमारी लांच जजीरे पर जा लगेगी तो शी मोंगा के आदमी हमें घेर लेंगे और तुम तीनों मेरी लांच में मौजूद होगे। बताओ मैं उन लोगों से कैसे जान छुड़ाऊंगा? डॉक्टर मूंग ने मेरी जानिब देखते हुए बड़ी सादगी से कहा, तुम अकल के इस्तेमाल के बारे में कुछ बता रहे थे। इसी दौरान में राकील खामोशी से बारी बारी हमें देख रही थी। वो मैंडरिन जबान से वाकिफ नहीं थी और हम तीनों मर्दों के दरमियान वो तमाम तर गुफ्तगू मज़कूरा जबान ही में हो रही थी। मैंने हांगचू के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, तुमने जिस अंदाज में हमारी मेजबानी का हक अदा किया है उसका तकादा ये है कि हम अपनी जान को दाव पर लगाकर भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दे। मैं एक लम्हे को रुका तो वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने इधर उधर देखते हुए बड़े राजदाराना लहजे में कहा, हमें थोड़ी सी तनाई और सादा साफ पानी की जरूरत होगी। क्या तुम ये दोनों चीजें हमें मुहैया कर सकते हो? हाँ मुहैया कर सकता हूँ, वो इससे जाबिया अंदाज में बोला, लेकिन मैं समझा नहीं आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने बदसूर राजदाराना अंदाज में कहा, मैं मेकअप करने का माहिर हूँ। अगर हमें थोड़ी सी मोहलत और तन्हाई मैसर आ जाए तो मैं अपने समेत इन दोनों की उंगलियों को भी इस तरह बदल कर रख दूंगा कि किसी का बाप भी नहीं पहचान सकेगा। वही 3 अफराद जो ज़ूरू नारा आइलैंड के किसी होटल में ठहरे थे और आज सुबह 9 बजे तुम्हारी लांच में सवार हुए हैं। वो तो ठीक है, वो जिस होते बोला, लेकिन अगर तुम तीनों पर उन्हें शक हो गया और उन्होंने तुम लोगों का मेकअप उतार कर देखा तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैं बेपरवाही से बोला। मैं ऐसा मेकअप करूंगा कि जब तक मेरी मर्जी शामिल नहीं होगी कोई माई का लाल उसे उतार नहीं सकेगा। फिर मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, हांगचू बेफिक्र हो जाओ, तुम इन मेहमानों को जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकोगे। वो चंद में बेयकीनी से मुझे देखता रहा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए एक तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसने मेरी फरमाइश पूरी कर दी और हमें एक महफूज पनाहगाह में हमारे सामान समेत छोड़कर अपने मुलाजमीन को समझाने चला गया। तनाई मैसर आते ही डॉक्टर मूंग ने मुझसे सवाल किया, तुम क्या करना चाहते हो? हम अपने असली हुलियों में आ रहे हैं। मैंने 2 ठोक अंदाज में कहा। क्या? उसके सवाल में गहरी तशवीश थी। मैंने कहा, शी मोंगा और उसके साथियों की नजर में हम उनके पक्के दुश्मन हैं, इसलिए पहली फुर्सत में हमें इन बदले हुए हुलियों से निजात हासिल करना है ताकि ज़ूरू नारा आइलैंड पर कोई हमें उन अफराद की हैसियत से शिनाख्त ना कर सके जिन्होंने न सिर्फ अपनी जान की बाजी लगाकर एक जहाज को हाई जैकेट के कब्जे से निकाला है, बल्कि उन हाई जैकेट को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का भी बड़ा माकूल बंदोबस्त किया है। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस तरह हम न सिर्फ शी मोंगा से महफूज हो जाएंगे बल्कि अलास्का की हाई अथॉरिटीज भी अगर हमारा सुराग लगाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कामिल नाकामी होगी। कहो कैसा आइडिया है? राकील ने कहा। और बेचारा हांगचू यही समझता रहेगा कि हम लोग किसी हैरत अंगेज मेकअप में हैं, ऐसा मेकअप जो हमारे इशारों का गुलाम है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, मैंने सादगी से कहा। डॉक्टर मूंग गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हारे आइडिया में चंद पेचीदगियां तो हैं, मगर फिलहाल हमारे पास कोई और चारा भी नहीं, लिहाजा इस आइडिया पर अमल किया जा सकता है। उसके बाद हम तीनों गहरी संजीदगी से अपने काम में मसरूफ हो गए। हम अपनी असली शक्लो सूरत में आए ही थे कि हांगचू हमारे पास आ गया।
उसे हमें देखा तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी के बिले जुले तासरात उभर आए। हमने अंग्रेजी से रवाना होते वक्त अपने हुलियों में चूंकि हल्की फुल्की तब्दीलियां की थी, इसलिए इस माइनर मेकअप से छुटकारा पाने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ था। मैं आंचू की तरफ देखते हुए बोला, मेरे फन की तारीफ नहीं करोगे? लाजवाब, बेमिसाल। वो जज्बाती अंदाज में बोला, आप लोगों की तब्दीली को देखकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने मुलाजमीन को आपके बारे में जो कहानी सुनाई है वो इस पर ईमान ले आएंगे। डॉक्टर मूंग ने उससे पूछा, तुमने उन्हें ऐसी कौन सी कहानी सुना दी है? मैंने उन्हें बताया कि तुम एक विच डॉक्टर हो और वुडू यानी जादू जानते हो। वो डॉक्टर मूंग की जानिब इशारा करते हुए बोला, तुमने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए अपने किसी अमल के जरिए खुद को और दोनों साथियों को तब्दील कर लिया है। वो तुम लोगों के बारे में जबान खोलते हुए 100 बार सोचेंगे। अगर तुम्हें उनकी कोई बात नागवार लग गई तो उनका खराबा शुरू हो जाएगा। हांगचू एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर अपना बयान आगे बढ़ाते हुए बोला, वो दोनों तुम लोगों की तरफ से बेहद खौफजदा हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि वो मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। वो मेरी मर्जी के बगैर किसी से इस वाक़े के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बयान करेंगे। मैंने कहा, उनका खौफजदा हो जाना ऐन फितरी बात है। वो थोड़ी देर पहले तुम्हें उड़ता हुआ देख चुके हैं और अब जादू के जोर पर हुलियों की तब्दीली मैं उस वक्त डॉक्टर मोंग की आंखों में देख रहा था। आओ हम सब बाहर चलते हैं। मैं भी उन दोनों को छोटा सा लेक्चर देना चाहता हूँ ताकि वो किसी मरले पर तुम्हारे लिए कोई खतरा ना पैदा कर सके। हांगचू ने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर हम हांगचू के मुलाजमीन के पास पहुंच गए। उन्होंने हमें बदले हुए चेहरों में देखा तो उनकी सरासीमगी इंतहा को पहुंच गई। उसे हम यूं नजरों से बारी बारी हमें देखने लगे। इस मौके पर डॉक्टर मूंग ने एक और चमत्कार दिखाया। वो नफेतुले कदमों से 2 हमला आवरों की लाशों के पास जा पहुंचा, उन्हें सीधा किया और 2 फुट के फासले पर लंबा लिटाकर लाशों के सरों का रुख दुश्मन लांच की जानिब मोड़ दिया और पांव मुखालिफ समत में। पांव के बाद लांच में 8 फुट की जगह खाली थी। डॉक्टर मूंग उसी जानिब लांच के किनारे पर पहुंचकर रुक गया। हम सब सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। ताम फान और जिंगली की निगाहों में सवालात के अलावा खौफ व हिरास भी मौजूद था। डॉक्टर मूंग ने संजीदगी से हमें देखा, फिर उसने लाशों की तरफ मुतवादन दौड़ लगा दी। वो दोनों लाशों के दरमियान पहुंचा, एक झटके से झुका, उसके दोनों हाथ दोनों के गिरोबानों तक पहुंचे और दूसरे ही लम्हे वो 2 लाशों को अपने साथ लेते हुए उनकी लांच की समत परवाज कर चुका था। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई चील जमीन पर पड़े हुए गोश्त के पार्चों को अपने पंजों से पकड़कर फजा में परवाज कर जाती है। मेहुर वकील बशमूल हांगचू हैरत ज़दा थे, जबकि जिंगली और चीफ फांग के चेहरे तारीख हो गए थे। उनके चेहरे पर सख्त खौफ पाया जाता था। उन्हें हांगचू की उस कहानी पर कामिल यकीन आ गया था। कोई जबरदस्त जादूगर ही ऐसे कमालात दिखा सकता था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मूंग हवा में उड़ते हुए वापस अपनी लांच पर आ गया। फिर उसने एक गन रखकर बाकी दोनों ऑटोमेटिक गन भी दूसरी लांच पर फेंक दी। हम जो ड्रामा खेलने वाले थे उसमें हकीकत का रंग भरने के लिए ये बहुत जरूरी था। हमलावरों का सिर्फ एक साथी अपनी गन समेत यहाँ से गायब होना चाहिए था ताकि शी मूंगा हमारी तवक्को के मुताबिक सोचने पर मजबूर हो सके। और अपनी लांच पर वापसी से पहले डॉक्टर मूंग ने दुश्मन लांच का इंजन भी खामोश कर दिया था। डॉक्टर मूंग रिफोशे अब हांगचूर उसके दोनों साथियों से मुखातिब था। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ इसे गौर से सुनो और अपने दिमागों में नक्श कर लो। हांगचू हमारी प्लानिंग से वाकिफ था, लेकिन मुलाजमीन के दिलों में रौब डालने की खातिर वो भी गहरी संजीदगी से डॉक्टर मूंग की गुफ्तगू सुन रहा था। डॉक्टर ने कहा, समंदर की इस हिस्से में किसी किस्म का वाकया पेश नहीं आया। तुम लोग इस लांच और इस पर सवार लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। डॉक्टर ने मजकूरा लांच की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, बल्कि हमारी लांच समंदर के उस हिस्से में आई ही नहीं। तुम लोगों ने आज समंदर के सिर्फ कुछ हिस्से में फिशिंग की है। वो सांस लेने की खातिर एक लम्हे को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम दोनों हमारे बारे में सिर्फ इतना जानते हो कि हांगचू ने हमें इस लांच पर आज का दिन आने का मौका दिया था। फिर वो हांगचू की जानिब मुंह मोड़ते हुए बोला, और तुम भी हमसे वाकफियत नहीं रखते। मैंने आज सुबह तुमसे कहा कि मैं अपने साथियों के हमरा समंदर की सैर करना चाहता हूँ और फिशिंग देखना चाहता हूँ। तुमने एक माकूल मुआवजा लेकर हमें लांच पर सवार कर लिया। तुम्हें नहीं मालूम कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है हमें। तुम अपने काम से काम रखने वाले आदमी हो। पूरा दिन खुले समंदर में फिशिंग करने के बाद तुम हमें उतार दोगे। तुमसे जो भी पूछगछ की जाएगी तुम उसी के मुताबिक जवाब दोगे। थोड़ा तवक्कुफ देकर डॉक्टर मूंग ने उनके चेहरों का जायजा लिया और फिर गंभीर और धमकीदार लहजे में बोला, तुम लोग मनोमन मेरी हिदायत पर अमल करोगे तो जिंदा रहोगे और फायदे में भी। बसूरत दीगर डॉक्टर मूंग ने जुमला अधूरा छोड़कर बड़े मानीखेज अंदाज मगर खतरनाक अंदाज में बारी बारी उन तीनों को देखा। उसका देखना नतीजा खेज साबित हुआ। जिंगली और चीफांग तेजी से आगे बढ़े और डॉक्टर मूंग के कदमों में गिर गए। फिर वो अपनी जान की अमान के लिए गिड़गिड़ाकर उससे इल्तिजाएं करने लगे। हांगचू इस ड्रामे से वाकिफ था, लेकिन अपने मुलाजमीन की तसल्ली के लिए वो भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान झलक रहा था। हमारी प्लानिंग ने उसे शी मूंगा के खतरे से महफूज कर दिया था।
अगर वो हमारी बताई हुई कहानी के मुताबिक मूव करता तो हमारे हवाले से उस पर कोई आंच नहीं आ सकती थी। उसने शुक्रगुजार नजर से बारी बारी हम तीनों को देखा, फिर उसकी निगाह डॉक्टर मूंग पर आकर टिक गई। डॉक्टर मूंग ने यींग ली और चीफ आंग को उठकर खड़ा होने का हुक्म दिया। उन्होंने फौरन से पेशतर उसके हुक्म की तामील कर दी। डॉक्टर मूंग ने कहा, अब तुम दोनों इस लॉन्च से अफरा तफरी के आसार को मिटाओगे, हर शय को उसकी अपनी असली जगह पर पहुंचा दो और लॉन्च के जिन हिस्सों पर खून के धब्बे आ गए हैं उन्हें भी अच्छी तरह धोकर साफ कर दो। कहीं से भी ये दिखाई नहीं देना चाहिए कि यहाँ कोई मार्का हुआ है। वो दोनों बड़ी तेजी से अपने सर को इस बाती जुम्बश देने लगे। फिर चीफ आंग ने रस्सी में जकड़े हुए शख्स की जानिब इशारा करते हुए डरते डरते पूछा, इसका क्या करना है? फिलहाल इसे कोल्ड स्टोरेज में पकड़ी हुई मछलियों के पास पहुंचा दो। डॉक्टर मूंग ने हतमी लहजे में कहा, इसके खौफ का दर्जा हरारत काफी ऊपर चढ़ा हुआ है, थोड़ी देर ठंडक में रहेगा तो बहुत सुकून महसूस करेगा। साहिल तक पहुंचने से पहले मैं इसके बारे में फैसला कर लूंगा। दोनों मुलाजमीन अपने काम में जुट गए। हांगचू को लेकर हम एक तरफ आ गए। फिर मैंने उसके हाथ पर एक माकूल रकम रखते हुए कहा, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। आप लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है कि मैं शी मोंगा और उसके किसी भी आदमी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूँ। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा और हाथ वाली रकम को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मैं नहीं लूंगा, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ये ठीक नहीं है। मैं अपने मेहमानों से ये रकम अपनी जेब में रख लो मिस्टर हांगचू। डॉक्टर मूंग ने कते कलामी करते हुए कहा, जजीरे पर जाकर तुम्हारे साथ किसी भी किस्म के हालात पेश आ सकते हैं। अगर ये रकम तुम्हारे हाथ होगी तो तुम इसे कसम खाकर ये रकम दिखाकर खुद को सच्चा साबित कर सकती हो, और ये कसम झूठी भी नहीं होगी। इसमें कोई शक और गलत बयानी नहीं कि ये रकम हम ही ने तुम्हें दी है। ये रकम तुम्हारी हिफाजत करेगी। बात उसकी समझ में आ गई। रकम को जेब में रखते हुए उसने हमदर्दाना लहजे में कहा, आप लोगों ने मेरी हिफाजत और निजात का बंदोबस्त तो कर दिया, लेकिन अपने बारे में कुछ सोचा है? अगर जजीरे पर पहुंचकर शी मोंगा के आदमियों से सामना हो गया तो क्या करोगे? जब देखेंगे। डॉक्टर मूंग ने बेपरवाही से कहा, अभी ज़ूरूनारा आइलैंड पर पहुंचने में काफी वक्त बाकी है। वैसे आने वाली रात में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ये रात तो बहरहाल हमें जजीरे पर ही गुजारना होगी। हम कल सुबह ही यहाँ से निकल सकेंगे। मैं तुम लोगों की हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हूँ, वो दोस्ताना अंदाज में बोला। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों ने जहाज के मुसाफिरों से खुद को अलग क्यों कर लिया है। तुम तो इस वाक़े के हीरोज हो, मगर तुम्हारा अंदाज और तेवर खासे उलझे हुए हैं। उसका उलझना ऐन फितरी था। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, जजीरे पर पहुंचकर जरा सुकून का सांस लें तो फिर हम तुम्हें अपने बारे में तफसील से बताएंगे। बेफिक्र रहो कि हम जराइम पेशा या गलत किस्म के लोग नहीं हैं। तुम ना बताओ फिर भी ये हकीकत छुपी हुई नहीं है, वो मरूब लहजे में बोला। अगर तुम लोग गलत होते तो इस जहाज को हाई जैकर के चुंगल से ना निकालते और 3 अहम अफराद को रिहाई ना दिलाते। तुम्हारा मौजूदा तर्ज अमल किसी मजबूरी या मसलत के तहत है। तुमने हमारे हालात का बिल्कुल दुरुस्त तजिया किया है। मैंने इस बात में सारी लाते हुए कहा, हम इस वक्त वाकई हालात के हाथों मजबूर हैं और जो कुछ कर रहे हैं इस मसलत की वजाहत हम जरूर करेंगे, मगर जजीरे पर पहुंचकर। वो मुतमईन अंदाज में सारी लाने लगा, फिर संजीदगी से बोला, अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं तो तुम तीनों जजीरे पर पहुंचकर खामोशी के साथ लॉन्च से उतर जाना और पोस्ट ऑफिस के करीब रुककर मेरा इंतजार करना। मैं लॉन्च के मामला से निमट कर सीधा तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। पोस्ट ऑफिस 15-20 कदम के फासले पर है। इस जजीरे पर सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस है जो सुबह से रात गए तक खुला रहता है। किसी से पूछोगे तो तुम्हें बता भी देगा। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, अगर हालात गड़बड़ हो जाते हैं तो। मैंने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी और कहा, हम हर गड़बड़ से निमट कर बिलाकर पोस्ट ऑफिस ही पहुंचेंगे। हमसे मिलने तुम उधर ही आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो मुंह से कुछ नहीं बोला और खामोशी से इस बात में गर्दन हिला कर रह गया। डॉक्टर मूंग ने हांगचू से कहा, अब तुम जल्दी से लॉन्च का इंतजाम संभालो। तुम्हें एक लंबा चक्कर काट कर दूसरे जाविये से जजीरे तक पहुंचना है। वो गर्दन को एक बड़े जाविये के खम देकर इंजन रूम की तरफ बढ़ गया। तन्हाई में जैसे आते ही राकील ने उलझन भरे लहजे में कहा, सब मामला तो तय हो गया, लेकिन अभी तक इस शख्स के बारे में कोई फैसला सामने नहीं आया जो उधर मछलियों के साथ वक्त गुजारा है। क्या उसे अपने साथ जजीरे पर लेकर जाना मुनासिब होगा? राकील की बात मुकम्मल हुई तो उसके साथ ही मैंने भी सवालिया नजर से डॉक्टर मूंग को देखा। वो गंभीर लहजे में बोला, इस बदबख्त को जजीरे पर कौन लेकर जा रहा है? तो राकील पूछे बिना ना रह सकी। वो सनसनाते लहजे में बोला, हांगचू लॉन्च को दूसरे रुख पर ले जाए, फिर इस शख्स को इसकी गन समेत सपुर्दे आब कर दिया जाएगा। एक लम्हे के वक्फे से वो इजाफा करते हुए बोला, जब इंसान की समंदर की मछलियों पर हक है तो जवाब में वो भी कुछ इस्तेकाक तो रखती है ना। वो बड़े मानी खेद अंदाज में बात खत्म करते हुए उस कहावत को दोहरा रहा था। इस कहावत का मफहूम कमोबेश ये बनता था, खस कम जहां पाक। मैंने बुद्धमत के अफराद को अमूमन रकीकुल कल्ब और अमन पसंद पाया था। बाज कट्टर बुद्ध बख्शू तो एक चूंटी को मारना भी पसंद नहीं करते थे कि सजीम बुद्धा की यही तालीमात है। बहरहाल
ये सूरत आम बुद्ध के पैरोकारों में दिखाई नहीं देती थी। मुझे इस मजहब के मानने वालों के करीब रहने का बहुत मौका मिला है और मैंने दूसरे मजहब की तरफ इन लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जे देखे हैं। बुद्धा की तालीमात पर पूरी तरह अमल पैरा बुद्ध बख्शू बुद्धा की तालीमात से इंतहाई दूर जिंदगी गुजारने वाले लोग और एक बड़ा तबका उन अफराद का जो बवक्ते जरूरत बुद्धा और बुद्ध इबादतगाह का रुख करते हैं और वक्त या जरूरत निकल जाने के बाद फिर अपनी मसरूफियात में मगन हो जाते हैं। बहरहाल जिस तरह इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह हर मजहब के पैरोकारों में भी हर किस्म के अफराद मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी मजहब हो या मिल्लत, फिरका हो या कौम, वो इसी दुनिया में मौजूद होता है। लिहाजा इसमें अच्छे बुरे अफराद शामिल होते हैं। मैं चलने में टटोलती हुई नजर से मूंग को देखता रहा, फिर पुरमानी लहजे में कहा, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की तरह बाज़ औक़ात सोच भी नहायत मोलक हो जाती है। मार्शल आर्ट्स में ऐसे दाव पीच को लीथल टेक्निक्स कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल मद्दे मुकाबिल को पलक झपकने में मौत की नींद सुला देता है। इंसानी जिस्म पर सामने और अकबी हिस्से में ऐसे नाजुक और हसास मुकाम पाए जाते हैं जिन पर लगने वाली जरब जानलेवा साबित होती है। मार्शल आर्ट्स की जबान में ये मुकामात प्रेशर पॉइंट्स कहलाते हैं। प्रेशर पॉइंट्स की तादाद 7 है, 4 सामने और 3 अकब में। कभी इन पॉइंट्स की वजाहत भी करूंगा। डॉक्टर मूंग ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, दुश्मन सिर्फ दुश्मन होता है, उसे दुश्मनी के लिए कभी कोई मौका नहीं देना चाहिए, वरना अपनी जिंदगी खतरात में घिर जाती है। उसकी बात अपनी जगह दुरुस्त थी। मोहब्बत और जंग के ऐसे उसूल जिनकी पासदारी बहरहाल लाजमी होती है। मैं किसी इनकार या तकरार के मूड में बिल्कुल नहीं था, लिहाजा खामोशी इख्तियार कर ली।